बात एक बार फिर से करते हैं बजट की और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव संभव माना जा रहा है। इस बार बजट से रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट पर खर्च बढ़ सकता है। मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान संभव है। ग्रोथ रेट बढ़ाने पर भी बड़ी रणनीति सरकार की सामने आ सकती है। तो आज के बजट को लेकर देखिए, सभी को चूंकि इंतजार है कि आखिरकार उनके लिए सरकार के पिटारे से क्या निकलता है। आज जब 11 बजे वित्त मंत्री एक बार फिर से यहां बजट पेश करेंगी तो उसमें इस तरह की उम्मीदें हैं कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहत दे सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि देखिए, अब बजट को लेकर चूंकि अभी इससे पहले एक गुड न्यूज जरूर सामने आई है। जो एलपीजी सिलेंडर है उनमें अगर आप देखेंगे तो दाम घट गए हैं, सस्ता हो गया है एलपीजी सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की हम बात करें जिसकी कीमतों में कटौती की गई है और दाम 7 रुपए तक घटा दिए गए हैं। हालांकि अब अगर दिल्ली में आप देखेंगे तो 1804 रुपए से घटकर 1797 रुपए हो गया है। अब दूसरी तरफ सभी को उम्मीदें हैं बजट से। अगर हम बात करें 2017 से रेल बजट की जो परंपरा है वो बदल गई है। अब आम बजट में रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही भारतीय रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शामिल होती हैं। और इस बार भी इस बजट से ऐसी उम्मीदें हैं कि चाहे रेल हो, डिफेंस सेक्टर हो या फिर हेल्थ हो, एजुकेशन हो, टैक्स हो, हर एक में हम देख सकते हैं पलक की यहाँ पर जरूर सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बिल्कुल, खासतौर पर अगर हम बात करें मिडिल क्लास का फोकस होता है टैक्स पर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिप्रा वालिया जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत स्वागत आपका। और एसएस भाटिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का एक बार फिर से भारत 24 पर। लेकिन शिप्रा जी, अगर हम बात करें टैक्स पेयर्स की, सबसे ज्यादा संख्या भारत में टैक्स पेयर्स की है। 19% इनकम का हिस्सा सरकार का टैक्स पेयर्स का है। इसके अलावा मिडिल क्लास पर जीएसटी का भी बोझ पड़ता है। तो अगर हम दोनों लिहाज से बात करें तो क्या कुछ राहत की उम्मीद है टैक्स पेयर्स को? देखिए, राहत की उम्मीद तो बहुत सारी है इस बारी, क्योंकि अगर आपने कल इकोनॉमिक सर्वे भी स्टडी किया होगा तो गवर्नमेंट का फोकस है अब हमारा जीडीपी ग्रो करने का, और इन्फ्लेशन का भी उन्होंने दिया टारगेट कि रिड्यूस हो रहा है। तो जब इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, यानी कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपको मोर अर्निंग पावर और मोर स्पेंडिंग पावर देनी पड़ेगी लोगों के हाथों में, और वो ऑटोमेटिकली फ्लो करती है। जब आप मोर स्पेंडिंग पावर देंगे तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप जीएसटी के रेट्स कम कर दीजिए या आप डायरेक्ट टैक्स में छूट दीजिए। जीएसटी के रेट्स कम करना बजट के थ्रू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सारा का सारा जीएसटी कमेटी की जो अलग मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू आता है। तो मेजर चेंजेस जो आएंगे वो डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स के अंदर आ सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस आ सकती हैं। कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिडिल क्लास के लिए डिडक्शंस के फॉर्म में ओल्ड रिजीम में थे, जो न्यू रिजीम में नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि उनको न्यू रिजीम में भी ले आएंगे, लेकिन टू द एक्सटेंट जैसे उनमें बेनिफिट एनपीएस का 50,000 का है, तो वो स्लैब रेट में ना घटा के या आपके जो रेट चेंज करके, आप जैसे 15 लाख तक के लोग अभी तक 30% स्लैब में हैं, सो एक्सपेक्टेशन है कि उसको कम करके ले आएंगे 15% के अंदर, 30% वालों को 20 लाख से ऊपर लाएंगे, क्योंकि 15 लाख की सैलरी एक आम आदमी की आजकल होती ही है। और हर एक जना ऑलरेडी 30% स्लैब 30% रेट स्लैब में न्यू रिजीम में भी है। इसके अलावा न्यू हाउसिंग जो लोग शिप्रा जी, लेकिन जरा आप ये भी बताइए कि सेक्शन 80C और 80D इसमें डिडक्शन को लेकर क्या कोई संभावना है? और दूसरी चीज कि न्यू रिजिम टैक्स को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा सके, इसे लेकर क्या इसे आकर्षक बनाने की कोई कोशिश होगी? जी देखिए, 2024 में जब बजट आया था जुलाई में, तो न्यू रिजीम को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था, और ओल्ड रिजीम जिसमें 80C 80D मिलता है, ये रिजीम आपके लिए ऑप्शनल है। मतलब जो लोगों ने पहले से ही, क्योंकि ये स्कीम्स यही ओल्ड रिजीम बहुत सालों से है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर किया हुआ है, उन्होंने अपनी एक प्लानिंग करके, सेविंग्स करके अपना मैनेज किया हुआ था, तो एकदम से उसको फेज आउट नहीं कर सकते थे। तो न्यू रिजीम को उन्होंने पिछले साल ही एक मैंडेटरी कर दिया था, और अगर आप कोई ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको वो ऑप्ट करना पड़ता है कि आप ऑप्ट कीजिए कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है। तो ओल्ड रिजीम में 80C 80D में बेनिफिट देना इज लाइक आप न्यू रिजीम को भी रख रहे हो और ओल्ड रिजीम को भी रख रहे हो, जहाँ की जबकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में सरकार का फोकस ये हो गया है कि आपकी कंप्लायंसेस कम करते जाएं, सरकार को भी डॉक्यूमेंट्स कम चेक करने पड़े, और ऊपर ही छूट दे दें कि आपको चलो सीधा सीधा इतना बेनिफिट है। तो डिडक्शंस के इंक्रीज करने के चांसेस कम है, बहुत कम है, मैं 20% के करीब ही बोलूंगी, लेकिन
न्यू इस रिजीम पर में आपके और सुझाव बेनिफिट हम दे आगे सकते हैं। जरूर आपसे लेंगे। मैं आपके पास लौट रही हूँ। एसएस भाटिया से आपसे मैं चाहूंगी छोटा सा रिएक्शन आपका। अगर हम एमएसएमईज की बात करें या फिर हम बात करें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, क्या लग रहा है बजट में हो सकता है कुछ? हाँ, देखिए, एमएसएमई को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। करीब करीब 30% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई से आता है। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एमएसएमई ज़्यादातर जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप को और लोअर इनकम ग्रुप को ही एम्प्लॉय करता है। तो एमएसएमई को सपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ समय से एमएसएमई और जो रूरल डिमांड है वो काफ़ी प्रेशर में है। तो जी। इसलिए एमएसएमई के लिए तो इस बार हम लोग बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स की और बाकी चीज़ों की बात कर रही थी हो रही थी, वो मेरे ख्याल से डिमांड को सीधे सीधे अफेक्ट करता है। तो चाहे वो इनकम टैक्स की छूट हो या आप लोन जो है इनकम टैक्स पेई के लिए कम से कम ये कहें कि उनको 1 या 2% की लोन्स में छूट मिलेगी, ताकि वो और ज्यादा कंजम्पशन करें, और ज्यादा मार्केट में खपत करें। जब आप एक तरफ से डिमांड बढ़ा रहे हैं तो आपको सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो आपको डिमांड बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, और वही पैसा जो है मिडिल इनकम ग्रुप जो है उनकी सेविंग कम होती है, उनकी एक्सपेंड ज्यादा होते हैं। अगर आप रिच इनकम की तरफ जाएं तो मैं बात करती हूँ, अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन देना चाहें तो इससे टैकल करने के लिए आपको लगता है कि बजट में सरकार कुछ ऐलान कर सकती है जिससे यहाँ पर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं? यहाँ पर अगर हम देखें, चूंकि अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जाहिर तौर पर कोशिश यही होती है कि ग्लोबली कंपटीशन दिया जाए। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि हम उस स्तर तक आज इस बजट में सरकार की तरफ से कोई ऐलान देख सकते हैं क्या? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है 3 स्टेज पे काम करती है। सबसे पहले होता है इंपोर्ट, कि आपने किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया। सेकंड स्टेज पे जो इस समय चल रहा है वो है आपकी मेड इन इंडिया यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरी स्टेज होती है एक्सपोर्ट। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि जो बाहर से माल आ रहा था वो देश में बनना शुरू हो जाए। वो हमने काफी हद तक जो है हम उस पर चल रहे हैं। सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव। अब बात हो रही है कि सरकार जो है अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट ना करके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि लोकल जो आपकी खपत है, अगर 140 करोड़ का देश है तो लोकल कंज्यूमर तो आपके हैं ही हैं। आपने इंपोर्ट पे बैरियर लगा दिए, इसका मतलब आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से ऑलरेडी एक पटरी पे चल रही है। अब आपको जो सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट को करना है। तो अगर आप एक्सपोर्ट को करते हैं तो उससे 2 फायदे होंगे। इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और यहाँ पर जो है और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। और जब आज की डेट में जैसे हम कहते हैं बियॉन्ड चाइना, तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में या और बहुत सारे कंट्रीज में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के उसको 100% एक्सपोर्ट यूनिट बना रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, एग्जांपल दे रहा हूं कि रिसेंटली फोर्ड इंडिया जो इंडिया में अपना काम बंद कर गया था, अभी अपना वो प्लांट चालू कर रहा है। लेकिन वो इंडिया में अपने कार का अभी उन्होंने डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन वो 100% इंडिया से फोर्ड एक्सपोर्ट करेंगे। और अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसीज होंगी या फिर जो ओल्ड पॉलिसीज हैं उनको भी किस तरीके से और बेहतर किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर जुड़ चुके हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एक्सपर्ट वो हैं। हमारे साथ प्रकाश जैन भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि प्रकाश जैन हम लगातार बात कर रहे हैं सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर, मार्केट को लेकर हम बात कर रहे हैं, और जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इसमें हम एफडीआई की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो विदेशी निवेश और अगर व्यापार नीति की बात करते हैं तो क्या सरकार इसको भी और ज़्यादा सरल बनाने पर काम कर सकती है ताकि और ज़्यादा मार्केट को देखें कि मार्केट और अच्छा करे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आई थिंक म्यूट है। जी जी बोलिए। Am I audible now? यस यस यू आर ऑडिबल। हाँ, सो मैं कह रहा था कि एफडीआईज के लिए बेटर और कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे जो एफडीआईज हैं जो और एआईएफ्स होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनको और इम्प्रूव करने के लिए टैक्स को और बेटर करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एफडीआईज का जो ब्रॉड आउटलुक है इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि ठीक है, 10-12 एक महीने में उन्होंने बहुत सारे पैसे निकाले। सर जो टैक्स नियम है, क्या लगता है कि उनको सरल बनाया जा सकता है? क्योंकि जब हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो टैक्स नियम है वो एक कठिन होते हैं और इसीलिए अड़चन भी इसको लेकर आती है। तो क्या इसको सरल बनाया जा सकता है इस बजट में? बहुत सारे काम किए जा सकते हैं उनके ऊपर।
उनको अगर हम छूट दे दे, रियायत दे दे, तो ट्रस्ट में अगर वो पैसा यहीं रखते हैं, उनके लिए बेनिफिट और बढ़ा दिया जाए तो वो लोग बहुत अच्छा यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि इंडिया मार्केट गिरने की कोशिश करता है जब एफडीआईज पैसा वापस लेके जाते हैं। तो अगर उनको वो टैक्सेशन को और सरल कर दिया जाए तो वो लोग कभी पैसा ना लेके जाएंगे और ये और बेटर हो जाएगा हमारा देश। ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे सर। अय्यर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अय्यर जी, हमने देखा कि खर्च बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन आमदनी वैसी की वैसी है, लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, और सच्चाई ये भी है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कोई राहत की उम्मीद हम समझें इस बार? अय्यर जी नमस्ते। क्या प्रश्न फिर से पूछ सकते हैं? मेरा मुझे कहना बराबर ये था सुना नहीं। कि लगातार खर्च तो बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन आमदनी जैसी की तैसी है, क्योंकि इंक्रीमेंट लोगों के नहीं हो रहे हैं। और सच्चाई एक तरफ ये भी है कि इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्या माना जाए, कोई राहत की उम्मीद? राहत की उम्मीद तो है। एक तरफ से अगर हम देखें तो वो कुछ तरह से वो टैक्स का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, करेक्ट। ओवर अगर हम कपल ऑफ इयर्स देखें, थोड़ा बहुत टिंकरिंग हो रहा है, वो इस बार भी उसकी उम्मीद है। लेकिन बिग पिक्चर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, हम जैसे लोगों का, कि जो हमारा टैक्स का जो बेस है वो ब्रॉड बेस हो। अगर कुछ ही कम ही लोग अगर टैक्स पे करेंगे तो फिर पर पर्सन जो टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो ये एग्रीकल्चर है, बाकी अदर सेक्टर है, जब तक हम ब्रॉड बेस नहीं करते। और दूसरा, जैसे हम बाकी देशों में देखते हैं, इनकम टैक्स जब हम फाइल करते हैं तो नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज यूनिट ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस में, सिंगापुर में, बाकी देशों में है। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर हम टैक्सेशन में भारत में लाए तो उससे टैक्स में बहुत राहत मिल क्योंकि सर, सकता है। अगर किसी की इनकम 15 लाख है वो भी 30% टैक्स पे कर रहा है, किसी की इनकम अगर 1 करोड़ है वो भी 30% पे कर रहा है। कहने को एक लखपति है, कहने को एक तरीके से कहा जाए कि लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन दूसरा करोड़पति है, लेकिन दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। और इसी में मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है फिर बजट देख के कि सबसे ज्यादा अगर मार पड़ती है तो सिर्फ फिर वो मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ती है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन इसमें 2 मैं इंक्लूड करूंगी। एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि इस बार जो 10 लाख सालाना आय वाले लोग हैं उनको टैक्स फ्री किया जा सकता है, या फिर जैसे पलक ने अभी जिक्र किया कि हम 30% तक टैक्स देते हैं, तो आपको लगता है कि इसे इस बार 25% तक किया जा सकता है क्या? और इसमें एक चीज और हम ये हर भी उसके लिए अगर हम हर रिजीम की भी बात करें इसमें, जैसे कि हम ये देखते हैं कि 6 से 9 लाख किसी की सैलरी है, फिर 9 से 12 लाख सैलरी, तो उसमें अलग अलग तरीके का टैक्स है। तो क्या सबको ये राहत दी जा सकती है, थोड़ा थोड़ा टैक्स सबका कम किया जा सकता है? जो रेट कट 30% पर ही रहने की संभावना ज्यादा है, राइट। लेकिन जो हमारा जो बेस है वो बढ़ सकता है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट, सो हम कह सकते हैं कि 10 लाख तक बिल्कुल टैक्स नहीं, 10 से 20 लाख तक 10% टैक्स, 20 से 30 लाख तक 20% टैक्स, उसके ऊपर जाए तो 30%, और 50 लाख के ऊपर जाए तो बाकी सेस और बाकी चीजें। तो इस तरह का थोड़ा राहत ला सकता है, हो सकता है हमारे इनकम टैक्स रूल्स में। क्योंकि रेट्स तो एक तरफ अगर देखा जाए, हमें देश भी चलाना है। अगर हम विकसित भारत होने का स्वप्न रखते हैं और अगले 20 साल में हमें 10% की और ग्रोथ चाहिए, तो हमें रिसोर्सेस तो चाहिए, राइट। बहुत सारे जगह से हमें रिसोर्सेस की आवश्यकता है। तो रेट तो कम नहीं होगा, लेकिन स्लैब बढ़ सकता है ताकि जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। लेकिन देखिए, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अगर हम बीते दिन का जिक्र करें जो कि इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, और इसमें ये कहा गया जो आज मुकम्मल खाका तैयार है हमारा बजट को लेकर, जिसका इंतज़ार हम सभी को है, तो उसमें महंगाई पर फोकस है। महंगाई बढ़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हम देख सकते हैं? पूछा आपने। महंगाई पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हम जिस तरीके से महंगाई को देखते हैं, हमारा जो जिसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, फूड बेस्ड इन्फ्लेशन, उसमें एक छोटी सी गलती है। त्रुटि यह है कि हमारा जो वेट है उस पे हम पल्सेस, फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को जो हम देते हैं वो साल पहले के प्राइसेस के हिसाब से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सब पता चल जाएगा। बजट से पहले कुछ नहीं बताएंगे सर? अभी पता चलेगा सब आपको। किसानों के लिए क्या कुछ? कल प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया
कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद होगा, उस पर अब क्या कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसका मतलब आप खुद निकाला। सर किसानों के लिए कोई राहत? चलो 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 सर, टैक्स में कोई छूट देंगे? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सर टैक्स में छूट मिडिल क्लास के लिए अभी 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 थोड़ी देर में सब पता चलेगा। सर क्या कहेंगे? आना शुरू हो चुके हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहेगी इस बजट के जरिए, ये कोशिश है। और लगातार हमारे क्योंकि गेस्ट है, मेहमान है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन देखिए ये भी है कि क्या आज बजट में गरीब और मिडिल क्लास पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दरअसल बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले कल पीएम मोदी ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। क्या प्रधानमंत्री ने उस दौरान कहा था, सुनिए जरा। माँ लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही जैसे ही सरकार का पिटारा खुलेगा, आम जनता की जो उम्मीदें आज इस बजट से है वो पूरी होती है या नहीं होती है, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। और लगातार हमारी ये मेगा कवरेज इस बजट कैफे के जरिए जारी रहेगी आगे भी। यहाँ हमारे साथ खास मेहमान भी अभी भी जुड़े और आगे भी कुछ और एक्सपर्ट से हम लगातार डिस्कशन करते रहेंगे।